जाएंगे। आपको कोई बड़ी कोचिंग की जरूरत नहीं है, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। यहाँ जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करो अच्छे से, और उसको में डुबा लो अपने आप को, मतलब उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो उसको, उसमें अपनी अकल मत लगाओ। आपको बोला जा रहा है कि ये कर लो, मतलब कर लो उसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि आप ट्रायल एंड एरर करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। हमको 25 साल हो गए, 25वां साल चल रहा है, तो 25 सालों से सिर्फ यही कर रहे हैं, रात दिन सोते उठते खाते पीते, बस यही दिमाग में रहता है कि परीक्षा कैसे निकाली जाए, इसको कैसे समझा जाए, क्या लिखना चाहिए, क्या आता है, कैसे आता है, कितना डीप में पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं पढ़नी चाहिए, वो भी तो क्या पढ़ना चाहिए, डूज और डोंट्स जो दोनों, उसी पे दिमाग लगता रहता है, रात दिन उसी में दिमाग चलता रहता है। आप लोग अब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपकी तो उतनी उम्र भी नहीं है, आप अभी 20 साल के, किसके 22 के, हमको 25वां साल पढ़ाते पढ़ाते चल रहा है, समझाते समझाते चल रहा है। तो उस एक्सपीरियंस का लाभ उठाइए, ठीक है। आप कस्टमर नहीं हैं, आप हमारी कोचिंग में आएंगे, वहां फीस देंगे, तो हम लोग तो कस्टमर नहीं मानते, लेकिन उसमें फिर फीस के साथ जो संबंध होता है वो ग्राहक वाला हो जाता है, एक सर्विस प्रोवाइडर हो जाता है और एक रिसीवर हो गया है, यानी कि आप कंज्यूमर हो गए, तो आप ग्राहक हो जाते हैं। कंज्यूमर होने के बाद आप ग्राहक वाला भाव आ जाता है, आप लोगों को लगता है कि हमने जो पेमेंट किया है उसको वसूलना है। यहाँ हम आपके बड़े भाई जैसे मेंटोरशिप, जो दिल्ली सरकार वाला विज्ञापन दे रहा है ना, मेंटोरशिप, बड़े भाई की तरह मेंटोरशिप। और चूंकि ये गायत्री परिवार है, ये मंदिर है और गायत्री परिवार शब्द है, तो परिवार शब्द में जो है अगर कोई बड़ा होता है तो वो आपका सहयोगी होता है, तो वो आपके सहयोगी हैं, आपको कोऑपरेट करने के लिए हैं, आपको सही दिशा देने के लिए। तो फिर उसमें अपनी अकल नहीं लगानी बहुत ज्यादा, मतलब कि अपनी तरफ से आपको कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जो सीधा सीधा बताया जा रहा है उसको फॉलो कर लीजिए, और बहुत सीधा बता रहे हैं, बहुत सरल रास्ता बता रहे हैं, बिल्कुल उलझाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, आपको उलझाना हम चाहते ही नहीं, आपको उलझाने का हमारा कोई भी मंतव्य नहीं है कि हम ऐसा कोई काम ही नहीं है कि जिससे हम आपको उलझाएं और उसके बाद हमको बहुत मजा आए, हम आपको मजे लें। नहीं, हम आपको सुलझाना चाहते हैं, आपकी रास्ते की जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करना चाहते हैं, जहां जहां आपके हर्डल्स हैं उनको आसानी से आपको आगे ले जाना चाहते हैं, और उसका सबसे सरलतम रास्ता बताएंगे, जब सबसे कम कष्ट वाला रास्ता बताएंगे, ठीक है। और फिर भी नहीं कर पाओगे तो फिर दूसरा रास्ता बताएंगे, फिर भी नहीं कर पाओगे तो आपके साथ चलेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपको साथ में ले चलेंगे। अगर आपने ठान लिया कि वहां तक जाना है तो फिर आपको पहुंचा के रहेंगे। अगर आप ही बीच में गड़बड़ कर जाओ तो बात अलग है, आप बीच में गड़बड़ कर जाओगे तो बात अलग है। इसमें आपकी आर्थिक स्थिति बाधा नहीं होगी, ध्यान रखिए। आपकी आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब हो, आपके अंदर आपका संकल्प प्रबल होना चाहिए। अगर आपका संकल्प प्रबल है तो आप वहां पहुंच जाओगे। आर्थिक स्थिति कब बारी आती है, जब बिजनेस होता है, तो ये बिजनेस नहीं है, ये सेवा है, और चूंकि ये बिजनेस नहीं है इस वजह से अगर आप जाना चाहते हो तो आप पहुंच जाओगे, क्योंकि आपको सिर्फ एक डायरेक्शन की जरूरत है, वो डायरेक्शन आपको मिल जाएगा, गाइडेंस मिल जाएगा, उसमें आर्थिक स्थिति का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस ये है कि वहां हम समय ज्यादा दे पाते हैं, अपनी प्राइवेट क्लास में समय ज्यादा दे पाते हैं, या समय कम दे पाते हैं। तो एक होता है कि किसी व्यक्ति ने कहा कि आप 4 बजे उठना चाहते हो, हम दरवाजा बजाएंगे आपका, हम आपको उठा देंगे, और किसी ने अलार्म भर लिया, अलार्म से उठना है तो खुद से उठना है, अलार्म आप बंद भी कर सकते हो, लेकिन जिसको आपने जिम्मेदारी दी है, कई बार दोस्त को जिम्मेदारी देते हैं मुझे 4 बजे उठा देना, तो वो बहुत बेरहमी से उठाता है वो चादर खींच देता है, वो कंबल हटा लेता है, कई बार वो बहुत बहुत बुरा बोलता है, और बहुत रफ आवाज में बोलता है कि फिर उठना ही पड़ता है और बहुत बेकार लगता है ना, तो उसको उठना पड़ता है, उठा ही देता है। तो वैसे ही जिम्मेदारी वो वहां हो जाती है, थोड़ी सी पेड क्लास में ऐसा हो जाता है कि आपको मजबूरन, आपको फोर्सफुली वो किया जाता है। यहाँ पर एक अलार्म की तरह काम करेंगे हम आपके, तो आपको खुद को स्व प्रेरणा थोड़ी ज्यादा लगती है यहाँ वाली क्लास में, खुद का संकल्प थोड़ा मजबूत होना चाहिए, तो फिर आप निकाल ले जाएंगे। तो कई लोग अलार्म से उठते ही हैं, अपने प्रति कठोरता बरतते हैं, कई लोगों को बरतना पड़ती है, सब जगह उठाने वाला थोड़े मिलता है ना। कई जगह हम अलार्म से ही उठते हैं, तो हम आपके लिए अलार्म का काम करेंगे। आप आ गए हो तो अलार्म की तरह जरूर उठाएंगे, ठीक है, हम उपस्थित नहीं होंगे लेकिन आपके लिए अलार्म जरूर बन जाएंगे, और आपको समय समय पे अलार्मिंग करते रहेंगे, आपके लिए पूर्व सूचना देते रहेंगे।
पर उसकी एक शर्त है कि आपको विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ ये ले जा सकते हैं वहां तक। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे साथ कोई इशू नहीं है उसका, वो आपके साथ है, फिर आप नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि आप उस काम को शिद्दत से नहीं करेंगे, दिल से नहीं करेंगे। तो दिल से नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएंगे। तो कोई चीज पक्की याद होनी चाहिए। तो कैसे होगी, क्या होगी, गायत्री मंत्र बोलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आइए सभी लोग कमर सीधी कर लें, हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये इस तरह से काम होगा कि आप और भी लोग चला लो अपना फोन का बैटरी, तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, बिजली जैसा हो जाएगा। तो ये खुद की प्रेरणा वाली जो बात हम बता रहे थे कि थोड़ा खुद की प्रेरणा से आपको विश्वास के साथ चलेंगे तो रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये कैसे आएंगे, ये जो हमारे यहाँ का जो काम करने का तरीका होगा वो होमवर्क आधारित है। आपको होमवर्क ज्यादा मिलेगा क्योंकि हम लगभग एक डेढ़ घंटे की क्लास होती है। 2 घंटा तो बोलते हैं लेकिन 2 घंटा हो नहीं पाती है, 1.5 घंटे की होती है और 2 दिन होती है, शनिवार रविवार को। तो 3 घंटा कुल आप हमारे साथ रहते हो एक सप्ताह में। बाकी के जो समय है वो आप अपने खुद के साथ रहते हो। तो हम आधे घंटे में, इस 3 घंटे में करीब आधा घंटा इस बात के लिए देंगे कि आप आने वाले समय में जो 24 घंटे पूरे सप्ताह अपने साथ रहते हो तो वो किस प्रकार से रहोगे, खुद के साथ कैसे रहना है, खुद के साथ समय कैसे बिताना है और खुद से काम कैसे लेना है। खुद से काम वसूली करना है ना, खुद से वसूल करना है, क्योंकि आप 24 घंटे बाकी समय में अपने साथ रहोगे और अकेले रहोगे। तो ऐसे में वसूली करना पड़ेगी, खुद से वसूली करना सिखाएंगे, खुद से कैसे वसूली करें उसकी। तो ये काम आधे घंटे में हम हर सप्ताह बता दिया करेंगे। 3 घंटे जो हम साथ रहेंगे, 2.5 घंटा हम पढ़ाएंगे और आधे घंटे में हम आपको खुद से वसूली करना सिखाएंगे। उसमें हम एक काम तो ये करेंगे कि आपको होमवर्क देंगे। होमवर्क आपको ईमानदारी से करना है। देखिए, अगर आपको होमवर्क, अगर मैं तुलना करूं कि आपको कहीं पहुंचने जैसा है, किसी शहर में दूसरी जगह पहुंचने जैसा है, अगर मैं मुंबई की बात करूं कि आपको मुंबई जाना है और यदि वो 1000 किलोमीटर है तो हम वो होमवर्क पूरा हो गया, मतलब आप मंजिल पे पहुंच गए, यानी 1000 किलोमीटर दूर चले गए और मुंबई पहुंच गए, यानी कि आप IAS हो गए। तो 1000 किलोमीटर से यदि उसकी तुलना की जाए तो आपका होमवर्क इस प्रकार से रहेगा कि आपको 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर का होमवर्क मिलेगा। आप करते जाइए, आपके किलोमीटर माइनस होते जाएंगे। क्या होता है कि यात्रा की शुरुआत में भटकाने वाले और डराने वाले लोग बहुत होते हैं। मुंबई 1000 किलोमीटर दूर है, ऐसे कैसे चले जाओगे, ऐसे कैसे होगा, हो नहीं सकता। शुरू के 100 किलोमीटर बहुत कठिन होते हैं, उसमें डराने वाले, भटकाने वाले और उसमें यात्रा तोड़ने वाले लोग 90% लोग शुरू के 100 किलोमीटर में यात्रा तोड़ देते हैं, यात्रा शुरू ही नहीं करते, प्रारंभ भी नहीं करते। कोई 10 किलोमीटर चलता है, कोई यात्रा के लिए बैग तैयार कर लेता है, लेकिन 1 भी किलोमीटर नहीं चलता और बैग ऐसे ही भरा रह जाता है, वो अपना कैंसिल कर देता है प्रोग्राम। लेकिन जो व्यक्ति निकल पड़ा वो पहुंच के रहेगा, ये बात पक्की है। अब वो कब पहुंचता है ये हम नहीं कह सकते, ये आपकी योग्यता पे डिपेंड करेगा, आपकी चाल पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, आपकी स्पीड पे डिपेंड करेगा। डिस्टेंस तो सबके लिए बराबर है ना, डिस्टेंस सबके लिए बराबर है। तो फिर कैसे होगा, स्पीड मेंटेन कौन कितना कर लेता है, कितना लोग अपने मन को ठीक रख पाते हैं, कितने लोग रास्ते की कठिनाइयों को सहन कर पाते हैं। तो कई तरह की कठिनाइयां आएंगी। तो आपका होमवर्क 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जैसा रहेगा हर बार। अगर कोई शुरुआत, कई लोग कहेंगे ये 10 किलोमीटर दे रहे हैं भैया, अभी 990 बाकी है, ऐसे कोई पहुंचता है क्या? नहीं, आप 10 किलोमीटर चलिए, हमारी बात मानिए, अगले सप्ताह वेट कीजिए, फिर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर फिर ले जाएगा। किसी दिन 30 किलोमीटर कम होगा, जिस दिन 100 हो जाएगा उस दिन 900 किलोमीटर बचेगा।
और यूपीएससी तो 500 पे जाके ही रिजल्ट आ जाता है, यानी 50% में रिजल्ट आ जाता है, 51% पे इंडिया टॉप कर जाता है आदमी। तो हम तो आपको 1000 की बात कर रहे हैं। तो आप करते जाइए करते जाइए करते जाइए, रिजल्ट आ जाएंगे आपके। जिस दिन आप 500 से ऊपर पहुंचना शुरू करेंगे उस दिन आपका आईएएस का प्री और मेंस और सब निकलना शुरू हो जाएगा। आप ध्यान रखिए, आधे पे पहुंचेंगे और रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और लास्ट के आधे में तो बहुत ही उत्साह रहता है, क्योंकि आधे पहुंचने के बाद मंजिल दिखने लगती है और इतना आप आ गए कि अब रिस्क नहीं ले सकते। अब आप किसी को भी डांट दोगे, कोई भी अगर बहलाएगा फुसलाएगा तो कहोगे भैया आधे से ज्यादा चल लिया, हमको मंजिल दिख रही, तुम अपना काम करो, हमको पता है तुम हमको बहकाओ मत। तुम्हारी औकात क्या, तुम कहां तक चले थे, तुम कितने किलोमीटर चले थे, तुम कभी 20 किलोमीटर भी चले हो, 50 किलोमीटर चले हो, तुमने देखा ही क्या जिंदगी में अभी। आप समझाने लग जाओगे उसको डांटने लग जाओगे। तो एक बार निकलो, आप लोग हमारे साथ निकलो सफर पे। हर सप्ताह जितना काम बताया जाता है उसको करो, आपका सिलेबस माइनस होने लगेगा, आपका सिलेबस घटने लगेगा। फिर पढ़ना बहुत कम बाकी रहेगा, रिवीजन बाकी रहेगा फिर ज्यादा। फिर ऐसा लगेगा कि अब सिर्फ रिवीजन करना भर बाकी। रिवीजन तो कई बार 2 रिवीजन 3 रिवीजन 4 रिवीजन में रिजल्ट आते हैं। डिपेंड करता है कि आप लिखना कब सीखते हो, कब लिख पाते हो। तो मेंस में लिखना पड़ता है और लिखने के लिए याद रखना पड़ता है और याद रखने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो अभ्यास पे डिपेंड करेगा कि आप कितना लिख पाते हो। तो मैंने बहुत सरल उदाहरण से बोला कि मुंबई पहुंचना मतलब एक तरह से आईएएस बनना और 1000 किलोमीटर आपको चलना है। तो पहले शुरू में शंका होती है, शुरुआत के 100 में तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चले ही नहीं है, दूर दूर तक कहीं पता नहीं है मंजिल का। तो शुरुआत में कई लोग जो है ना हताश हो जाते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं। हमारे यहाँ घर पे भी जो हमारी जो प्राइवेट कोचिंग है उसमें भी जो लोग आते हैं वो बहुत परेशान रहते हैं शुरू में। मैं उनको यही कहता हूँ कि शुरू के 2 महीने 3 महीने मुझसे कोई सवाल मत करो, सिर्फ पढ़ाई करो, क्लास ज्वाइन करो, सिर्फ पढ़ाई करो, सवाल मत करो। सवाल इसलिए मत करो क्योंकि आपके सामने तो दुविधा ही दुविधा है, डायलेमा इतना ज्यादा है कि मैं कितना भी जवाब दूं कुछ सॉल्यूशन होना ही नहीं है। आप में से भी जो लोग नया है, कई लोग पहले ही दिन मेरे पास आ जाते हैं और बहुत सारे सवाल दागना चाहते हैं। तो भैया आप ब्लैंक हो अभी, तो आपको तो बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ जानना है। मैं क्या क्या सवाल के जवाब दूंगा। आप YouTube चैनल देखो, हमारा पुराने लेक्चर देखो, और जब 30 40 50 लेक्चर जब आप देख लोगे उसके बाद आपके सवाल खत्म हो जाएंगे। आप बात ही नहीं करना चाहोगे हमसे। कई लोग हमसे शुरू में बहुत बहस करते हैं, सर आप इतनी फीस लेते हैं, ये है वो है, कैसे पढ़ा देंगे और ये कोर्स कैसे हो जाएगा और इसमें क्या क्या करना होगा और आप क्या क्या दे दोगे और आप ये क्यों नहीं कर देते, आप ऐसा क्यों नहीं कर देते, आप यूं कर लीजिए वैसा हो जाएगा, वैसा कर लो वैसा हो जाएगा। मैंने कहा तुम जितने भी लोग मुझसे बहस कर रहे हो ना, जितना भी आप मुझसे पहले बात कर रहे हो, बाद में जाके आपको शर्म आने वाली है। आप 3 महीने पढ़ो हमसे, 4 महीने पढ़ो, YouTube के चैनल देखो, लगातार हमसे पढ़ो। 3-4 महीने बाद आपको बहुत शर्म आने वाली है कि हम किस प्रकार की बातें करते थे, कैसे बचकाने लोग थे, कैसी बच्चा बुद्धि थी हमारी, और हम क्या प्रश्न कर रहे थे और किससे कर रहे थे। आपको कुछ भी नहीं पता अभी, आपको होश ही नहीं है कि आप कहां पढ़ रहे हो। आपको बाद में समझ में आएगा कि ये हम कहां निकल आए और ये क्या था, ये सफर जो है कितना अलग है, और जो व्यक्ति हमको लेके जा रहा है वो कितना अलग है, और वो किस तरीके से लेके जा रहा है, इसका नाव को कैसे ले जा रहा है, इस रास्ते को कैसे पार करा रहा है, ये आपको बहुत बाद में समझ में आने वाला है। तो जितने बच्चे हमसे पहले बहस करते हैं वो सारे बाद में पछताते हैं। तो मैंने कहा अगर आपको पछताना नहीं, कई लोग ये बोलते हैं सर तैयारी इस साल शुरू कर दें, आपकी कोचिंग ज्वाइन कर लें या अगले साल करें। मैं उनके लिए भी कहना चाहता हूं कि जो भी तैयारी शुरू कर रहा है वो पछताने वाला है, जो भी तैयारी शुरू करने वाला है वो पछताने वाला है। क्यों? इसलिए पछताने वाला है कि अगर आप आज शुरू कर रहे हो तैयारी तो आप ये पछताओगे कि हम पिछले साल क्यों नहीं आए, और अगले साल आओगे तो फिर पछताओगे। तो एक बार तो आपको पछताना ही है। ये बात पक्की है कि जब भी आप तैयारी शुरू करोगे, अगर आपने 9th क्लास में तैयारी शुरू की तब भी आप पछताने वाले हो कि हमने 8th में या 7th में क्यों नहीं की। आप अगर फर्स्ट ईयर में तैयारी करने वाले हो तो आप स्कूल के दिनों को याद करने वाले हो कि उन दिनों में हम क्या कर रहे थे। मेरे एक मित्र हैं, उनके इस बच्चे की सफलता आपके साथ में शेयर, अपने यहाँ आए भी थे नीचे, जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था, बच्चे सफल हुए थे, अपने करीब 25-26 बच्चे जब सफल हुए थे सिविल सर्विसेज में, तब नीचे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रखा था। तो आईएएस हैं, वो नीचे आए थे। उनका बच्चा अभी 10th में है, अभी 11th में आया,
और उसने 100 करोड़ की स्कॉलरशिप जीती कल, मतलब 26 तारीख को 100 करोड़ की स्कॉलरशिप जीती, राइज फेलोशिप, वो उसकी एरिक शिम्ड वाली, जो पहले गूगल के सीईओ थे सुंदर पिचाई से पहले। उन्होंने $1 बिलियन इस साल पहली बार स्कॉलरशिप शुरू की, $1 बिलियन। उनकी $24 बिलियन की एसेट्स हैं और वो $15 बिलियन देने वाले हैं। $15 बिलियन देने वाले हैं। उस बच्चे को मैं सेकंड से थर्ड से गाइड कर रहा था, मतलब मेरे कांटेक्ट में हूँ, मैं भी गाइड करता हूँ, उनके फादर भी करते हैं, मम्मी भी करती है, और भी किसी टीचर को लाते हैं, 8-10 दिन में समाप्त कर देता है, वो टीचर को कंज्यूम कर जाता, पूरा ही खा पी जाता है उस टीचर का। 11th में दुनिया के 100 लोगों को चुना है, 100 विनर्स चुने हैं उसने दुनिया से, पूरी दुनिया से 100 हैं, उसमें से इंडिया से 8 हैं, उसमें से एक वो है। 100। अब आप सोचो कि 100 करोड़ रुपया एक आदमी को कमाने में कितना टाइम लगेगा। कोई आईएएस भी बन गया तो पूरी जिंदगी में पेंशन भी मिलेगी, सबको जोड़ लो तो 14-15 करोड़ होगा, वो भी आने वाले समय में। अभी तो 2.5-3-4 करोड़ से ज्यादा नहीं होता। पेंशन भी जोड़ लो उसकी, यानी पूरी 30 साल की नौकरी कर ले, 35 साल की, उसके बाद 90 साल तक जी भी ले और पेंशन भी ले ले, तो भी उसके 13-14-15 करोड़ से ज्यादा नहीं होता। वो 100 करोड़ आज 10th में लेके बैठा, 11th क्लास में, 16 साल का बच्चा। और दुनिया, और लाइफ टाइम सपोर्ट, एकेडमिक्स का भी, रिसर्च का भी, प्रोजेक्ट का भी, और स्टार्टअप शुरू करवाने का भी। स्टार्टअप भी शुरू करके देंगे एरिक शिम्ड और रॉस फाउंडेशन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, सब जिस दुनिया की बेस्ट है। जब भी हम उनके फादर के साथ, जब मैं रेगुलर रहता हूँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, तो हम लोग रोज सप्ताह में करीब 4-5 दिन साथ रहते हैं, 1-2 घंटा, तो हम लोग यही बात करते हैं कि यार ये इसका क्या करेंगे। उसको तो कोई भी यूनिवर्सिटी 50 करोड़ से नीचे वाली तो कोई यूनिवर्सिटी पसंद ही नहीं आती। जो भी यूनिवर्सिटी होती है उसमें कम से कम 50 करोड़ का खर्चा है। करेंगे क्या, अपनी तो इतनी सैलरी भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी सारी बेच दें तो 2-2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होती, तो क्या कर लेंगे, इनको पढ़ाएंगे कैसे। तो एक तो एक्सपोजर, एक तो बच्चे में एक्सपोजर नहीं होता, उस लेवल का एक्सपोजर नहीं होता, छोटी क्लास में वो एक्सपोजर आता ही नहीं है, इसलिए वो पूरे साल भर, पिछले साल मैं भी गया था जॉन हॉपकिंस, वो भी गए, वो सिर्फ उसको एटमॉस्फेयर देने के लिए। हम लोगों की डिग्री मायने नहीं रखते, मेरा डिप्लोमा भी मायने नहीं रखता, उनकी डिग्री भी मायने नहीं रखते। मैंने जो सर्टिफिकेट कोर्स किए उनका कोई मतलब नहीं, मैं, क्योंकि मैं तो मैं भी यूएस की यूनिवर्सिटीज, वहां के टीचर्स, वहां के स्टूडेंट्स, उनको देखना चाहता था, इसलिए गया। वो गए थे 1 साल के लिए पूरा अपना कोर्स करने के लिए, और उन्हीं के कारण मैं भी गया, क्योंकि वो जा रहे थे तो मुझे भी जाना था। तो मेरा भी पीएचडी था, तो उसका मैंने उसके साथ उसका एफिलिएशन करवाया इस तरह से। तो रिजल्ट ये था कि उस बच्चे को एक्सपोजर देना था, उस चीज का एक्सपोजर देना था। किस चीज का, कि ये उस एटमॉस्फेयर को देखे, उन चीजों को देखे, वहां के लोगों से बात करे। आखिर एलन मस्क इतना डिफरेंट क्यों है, गूगल वहीं क्यों बनता है, माइक्रोसॉफ्ट वहीं क्यों बनता है, फेसबुक वहीं क्यों बनता है, इंस्टाग्राम वहीं क्यों बनता है, ये सब चीजें वहीं क्यों होती है, और पूरी दुनिया से कमाते कैसे हैं। और ये जो टेक्निक है, ये जो कमाने का, और ये जो तरीका है, ये क्या शॉर्टकट है, ये वो लोग कुछ दूसरे होते हैं, वो कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट लोग होते हैं, ये बहुत अलग है। नहीं, उनका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, हम लोगों जैसा तरीका होता ही नहीं है उनका। तो फिर कई बच्चों को लगता है कि हम तो कॉलेज में आ गए हैं, हम तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वो लोग आने वाले 20 सालों के हिसाब से पढ़ते हैं, हम पिछले 20 सालों के हिसाब से या पिछले 200 सालों का नॉलेज पढ़ रहे होते हैं। हमने साइंस की किताबों में भी वो रिसर्च वो वाली पढ़ते हैं जो पहले हो चुकी है। इसलिए यूपीएससी आपको एक अलग अपॉर्चुनिटी देता है। यूपीएससी आपको फ्यूचर का पढ़ना सिखाता है। मेटावर्स के बारे में मैं 3 महीने से पढ़ा रहा था मेरी क्लास में, यहाँ पे भी मैंने मेटावर्स का जिक्र किया था। अब वो मेटा आ रहा है, उसने अपना नाम ही मेटा कर लिया और वो मेटावर्स आ रहा है। मैं पहले से बात कर रहा था, 3 महीने पहले से यहाँ क्लास में पढ़ा रहा था। अब वो बहुत दैनिक भास्कर वाला भी दे रहा है, जानना चाहते हैं मेटावर्स क्या होता है, आइए हम समझाते हैं। अब तो न्यूज़पेपर वाला बता रहा है, छोटी छोटी वेबसाइट बता रही है, बीबीसी वाला बता रहा है, अब टीवी पे आने लग जाएगा स्पेशल प्रोग्राम, अब कॉमन हो जाएगा। तो आपकी पढ़ाई है वो फ्यूचर के हिसाब से है,
एक एडमिनिस्ट्रेटर को भी फ्यूचर के हिसाब से सोचना पड़ता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। इसलिए तो आपको पनिश करते हैं, वो इसलिए पनिश करते हैं ना, क्योंकि सस्पेंड कर देते हैं कलेक्टर को, क्योंकि डेथ तो बाद में हुई, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कितनी डेथ होने वाली थी। आप कह दोगे हमें क्या पता है कि यहाँ पर 30 लोग मरने वाले थे। अरे भाई पता होना चाहिए आपको, यहाँ 30 लोग मर जाएंगे, इसलिए तो व्यवस्था के लिए तुमको भेजा है। तो कलेक्टर सस्पेंड, एसपी सस्पेंड। इसका मतलब आपको आने वाली चीजों के लिए समझ में आना चाहिए। तो फिर आप क्या कर रहे थे इतने दिन? तो कई बच्चों को लगता है कि हम क्या कर रहे थे, तो पछताने वाले हैं। वाकई में उन्होंने पढ़ाई नहीं की। तो अभी तक क्या पढ़ते हो आप किताबें पढ़ते हो, जो हो चुका है वो पढ़ते हो, और उसमें भी परेशान होते रहते हो कि ये कब होगा, कैसे होगा, इसको हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जबकि दूसरे जो बच्चे, जिन बच्चों का मैं 100 विनर्स बता रहा हूं, वो 100 विनर्स जो है, आप सर्च करेंगे नेट पे तो राइज स्कॉलरशिप, राइज फेलोशिप, वो अगर आप करोगे एरिक शिम्ड वाला, वो आ जाएगा 100 विनर्स करके। तो वो 100 विनर्स के हिसाब से बोल रहे हैं, वो बोले देखिए आपका हम पूरा फॉस्टरिंग करेंगे, आप आइए, हम फॉस्टर करते हैं, आपको अडॉप्ट करते हैं, आपकी एजुकेशन की गारंटी हमारी, आपके रहने खाने की गारंटी हमारी। हम आपको दूसरा कुछ सोचने ही नहीं देंगे। आपको अपने लाइफ के करियर के बारे में नहीं सोचना है, आपको नौकरी के बारे में नहीं सोचना है। आपको हम ये 100 करोड़ रुपया देते हैं। सबसे पहले तो 100 करोड़ रुपया अपने पास रखो। एक चीज, पूरी जिंदगी की गारंटी हमारी है। हमारे लिए सोचो, फ्यूचर के लिए सोचो। 20 साल बाद दुनिया कैसी होगी, दुनिया को किन किन चीजों की जरूरत होगी, 40 साल बाद दुनिया को किन चीजों की जरूरत होगी, कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, डेटा कैसे काम करेगा, चिप्स कैसी होंगी, प्लेटफॉर्म कैसे होंगे, लेआउट कैसे होंगे, डिजाइनिंग कैसे करोगे, ये कैसे करोगे, वो कैसे करोगे, कोडिंग कैसे करोगे, ये बताओ हमको, बताओ। तुम जीनियस हो, हम दुनिया के 100 जीनियस लोगों को खोजते हैं और हम खींचते हैं उनको। तरह तरह से टेस्ट किया उन्होंने, 6 महीने से टेस्ट कर रहे थे, रेगुलर टेस्ट कर रहे थे, इंटरव्यू भी ले रहे थे, जीडी भी ले रहे थे, ये कर रहे थे, ऑनलाइन भी, ये सब तरफ से बोलना देख रहे थे, लिखना देख रहे थे, एनालिसिस करना देख रहे थे, मैथमेटिक्स देख रहे थे, थोड़ा सा ग्राफ बनाना देख रहे थे, कैलकुलेशन से फास्ट कर सकता है नहीं, मेंटल एबिलिटी कैसी है, दिमाग कैसा है, प्रॉब्लम कितनी जल्दी सॉल्व कर लेता है, वही डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका सीसेट वाला जो सिलेबस है, उसी को वो करना चाहते हैं। लेकिन रियल टाइम आप रिजल्ट दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो? आपकी समझ, अंडरस्टैंडिंग कैसी है, लोगों के प्रति सेंसिटिविटी कैसी है, लोगों को कैसे लेते हो, लिविंग बीइंग को कैसे लेते हो, जो लिविंग एंटाइटी है और नॉन लिविंग है उनके साथ आप कैसे कोरिलेशन बिठाते हो? क्या चीजें ही सब कुछ है, मटेरियलिज्म ही है, क्या मेटाफिजिक्स भी है, क्या वेलफेयरिस्टिक इकोनॉमी हो सकती है, ये वो तरह तरह के कॉम्बिनेशन, तरह तरह की प्रॉब्लम, तरह तरह की सिचुएशन, तरह तरह की केस स्टडी दे करके टैलेंट छांटने की कोशिश। और टैलेंट छांटने की कोशिश कैसी? ऑब्वियस वाला नॉलेज आपका बाहर आए, वैसा नहीं, मतलब ट्रेडिशनल वाला नहीं। हमको आप साइंस मत सिखाओ, प्रिंसिपल्स मत सिखाओ, न्यूटन और ये और वो मत बोलो कि उसका ये नियम था। हम सब रटते हैं, हमारा साइंस क्या रटने वाला साइंस है, हम रटते रहते हैं, सिद्धांतों को रटने रहते हैं, डेरिवेटिव्स निकालते रहते हैं, ये करो वो करो, क्या क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला रट लेते हैं। आईआईटी वाले भी क्या, लेकिन आईआईटी के क्वेश्चंस आप इन दिनों में देखोगे, नीट वाले देखोगे और या ओलंपियाड देखते हो आप कोई, उनके क्वेश्चंस देखो आप, एनालिटिकल होते, विश्लेषण करने वाले होते। यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन जाके देखोगे, ठीक उसी को एडॉप्ट करता हुआ नजर आएगा आपको। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं एमपीपीएससी बदल रही है, एमपीपीएससी अब यूपीएससी को छूने वाला। बार बार लोग बोलते हैं एमपीपीएससी की तैयारी करें, यूपीएससी की। अरे भैया एक ही है, एमपीपीएससी कॉपी करने वाला है, क्योंकि वो खराब अधिकारी रख के क्या करेगा, वो अपने यहाँ क्यों खराब अधिकारी बनाना चाहेगा, वो भी तो एनालिटिकल माइंड वाले लोगों को लेना चाहेगा ना। तो दिनों दिन वो सुधार करेगा, यूपीएससी को टच कर जाएगा। यूपीएससी किसको करेंगे? इंटरनेशनल वाली जो एग्जाम्स हैं, जो गूगल लेना चाहता है, जो माइक्रोसॉफ्ट लेना चाहता है, फेसबुक जिन अधिकारियों को लेना चाहता है, अपने यहाँ जो ऑफिस में फेसबुक जैसे अधिकारियों को पसंद करता है, उनके लिए जो वो पजल्स रखता है, उनके लिए जो प्रॉब्लम रखता है, वैसी प्रॉब्लम वो आपके लिए रखना चाहेंगे। तो हम इंटरनेशनल को फॉलो करेंगे यूपीएससी, यूपीएससी को फॉलो करेगा एमपीपीएससी। तो दिनों दिन सब कुछ बदलेगा, क्योंकि दुनिया बदल रही है, बहुत तेज गति से बदल रही है। और आप आउटडेटेड रह जाएंगे तो आपका टीचर आउटडेटेड होगा। तो इसलिए हम 48 साल के हो गए, 25 सालों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने आप को रोज बदलते हैं,
रोज नए लोगों की बात सुनते हैं, रोज साइंस रिपोर्टर पढ़ते हैं, रोज इकोनॉमिक्स मैगजीन पढ़ते हैं, रोज मिंट अखबार पढ़ते हैं, रोज इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं, कहीं न कहीं इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स के हेडलाइन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स देखते हैं, हेडलाइंस देखते हैं, एडिटोरियल देखते हैं, दुनिया क्या सोच रही है, दुनिया किधर भाग रही है, 20 साल बाद की दुनिया कैसी होगी, रात दिन उस दिशा में सोचते हैं। इसलिए आपको एक नया विजन दे पाते हैं, इसलिए हमारी क्लास डिफरेंट होती है। अब आपको जैसा उनके साथ मैच नहीं करती, वो तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, वो एक और वो आपको किताब पढ़ा रहे हैं, वो आपको सिलेबस तैयार करा रहे हैं, वो दुनिया नहीं है, वो फ्यूचर भी नहीं है, वो आपका एथिक्स का पेपर भी नहीं है, वो निबंध का भी नहीं है, वो पॉलिटी में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत काम कर जाएगा, थोड़ा थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री में काम कर जाएगा, इकोनॉमिक्स में काम नहीं करेगा। इकोनॉमिक्स रोज बदल रहा है, कंपनियों की डिमांड रोज बदल रही है। जोमेटो का आइडिया आपको क्यों नहीं आया कि एक ऐसा ऐप बनाते हैं, और आप भी तो, कई लोग बोलते हैं ये आइडिया मुझे आया क्यों नहीं, ओला वाला आइडिया मुझे क्यों नहीं आया, कितना सिंपल है, एक अपना ऐप बनाना था, उस पर सब लोग रजिस्टर करें कि मुझे ओला चाहिए, दूसरा आदमी कहे कि मेरे पास एक कार फ्री है, क्या मैं बुक कर सकता हूँ, हाँ तुम ड्राइवर बन जाओ, अपनी कार लेके आ जाओ, हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा है जैसा काम है, कुछ करना नहीं है उसका। जोमेटो वाला खाना थोड़ी बनाता है, खाना बनाने वाला खाना बनाता है, वो सर्विस प्रोवाइडर आपके यहाँ पहुंचा रहा है। जो लड़के खाली हैं, जिनके पास बिजनेस नहीं, अपनी बाइक लेके आ जाओ, खुद की बाइक ले आओ, वो बाइक भी खरीद के नहीं देता जोमेटो वाला, आपकी खुद की बाइक है ना, आ जाओ, आपकी खुद की गाड़ी है, ओला में बुक करा लो, ओला का एक स्टिकर लगा लो, अपना सॉफ्टवेयर पे उसका जोड़ लो, आप ओला में के ड्राइवर के तौर पे शो होने लग जाओगे, जबकि वो ऑनर है कई जगह पर। लेकिन ये आइडिया जिन जिन लोगों के दिमाग में आया, वो बहुत बड़े आईपीओ बनने जा रहे हैं। एक आईएएस था हमारे यहाँ, वो रोमन सैनी, यहीं जबलपुर में था शायद, और वो 23 साल का था, उसको लगा कि ये आईएएस वाईएएस में तो गोचू टाइप के जो नेता हैं, ये कुछ तो भी बोलते रहते हैं दिन भर, और हम तो इतना पढ़े लिखे हैं, और शायद डॉक्टर भी था, तो अपनी डॉक्टरी सब छोड़ के यहाँ आईएएस बने, और अब इनकी सुनो, ये ऑर्डर देते हैं, और अनपढ़ लोग ऑर्डर देते हैं हमको। उसको बुरा लगा होगा, उसको लगा कि दिमाग है तो फिर हम पैसा नहीं बना सकते क्या, तो आज कितनी बड़ी कंपनी बन गया। आईएएस छोड़ के गया, तब लोगों ने कहा इसका दिमाग खराब है। कई लोगों को लगा कि शुरू में तो उसने भी कहा मैं सेवा करूंगा और फ्री पढ़ाऊंगा, खूब उसने भी बोला। हम लोगों ने तो अभी तक नौकरी छोड़ने के बाद जो बोला है उस पर कायम है, हम लोगों ने इस तरह का कोई योजना नहीं, लेकिन उसका आईपीओ आ जाएगा तब बायजूस का देखते हो आप कहाँ पहुंच गया। तो ये लोग क्या हैं, ये कहाँ से ला रहे हैं ये सब आइडिया, और कितना आसान है बहुत पैसे वाला बनना, बहुत ऊंचा बनना, लेकिन हम लोग क्यों नहीं सोच पाते, हमारी सोच उस टाइप की क्यों नहीं है। और अगर ऐसे ब्यूरोक्रेट नहीं होंगे तो सरकार को आगे कैसे ले जाएंगे, देश को कैसे आगे ले जाएंगे, तमाम डिपार्टमेंट्स आगे कैसे जाएंगे। इसलिए अब सरकारें भी अपने एग्जाम में परिवर्तन कर रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो जो सफलता उस बच्चे की, मैं इसलिए बता रहा था आपको कि आप उसके सामने खड़े हो जाओगे। मैंने एक टीचर ढूंढ के दिया कि ये पढ़ाएंगे, तो उसने 10-15 दिन बाद जो है लगभग उसको खत्म कर दिया, मतलब हो गया, इनका कोर्स हो गया एक तरह से। जिस भी टीचर को देते थे 10-15 दिन में, 20 दिन में सब पढ़ लेता था, उससे जितना जानना था सब जान लेता था। तो ये हम क्यों नहीं कर पाते, हमारी सोच वैसी नहीं है। हम लोग समस्याओं की तरफ से जाते हैं, वो सॉल्यूशन की तरफ से जाते हैं। एलन मस्क की विशेषता है वो सॉल्यूशन की तरफ से जाता है। हम लोग समस्याओं की तरफ जाते हैं तो समस्याओं से घिरे रहते हैं, हमारे सामने अंबार होता है और हम उन पजल्स में उलझ जाते हैं। सॉल्यूशन का सिरा पकड़ने वाला, अगर आप किसी टेप को यूं ही घुमाते रहे, उस टेप का मुंह आपको मिल जाए तो खोलना बहुत आसान है। सेलो टेप देखा है ना आपने कभी, ट्रांसपेरेंट टेप होता है, उसका सिरा नहीं मिलता तो उसको खोलना बड़ा कठिन काम होता है। तो आप सिरा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या टेप को ढूंढ रहे हैं, या टेप को घुमा रहे हैं। तो आप सॉल्व करना चाहते हैं या टाइम पास करना चाहते हैं। तो कई लोग टाइम पास तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो उनकी पढ़ाई चलती रहती है, सफलता कहीं होती नहीं है। और जो सॉल्यूशन के हिसाब से वो कुछ मिनटों में जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, वो खोल रहा होता है चीज को। कई लोग लेके बैठे रहते हैं, कई लोग उसके को लेकर टेंशन ले लेते हैं कि ये बहुत खतरनाक चीज है, मिलता ही नहीं है। फिर कोई किसी ने आके कह दिया मैंने भी कोशिश की थी, मुझे 1 घंटे तक मिला नहीं था, तो वो थक हार के फिर वो मान लेता पहले से कि मिलता नहीं है, लेकिन लेके बैठा रहता है। कई लोग छोड़ देते हैं उसको। अभी मैं बता रहा था, शुरुआत कर रहा था तब कि आपकी प्रॉब्लम, यानी आप निकलोगे तो होगा,
और जो बच्चे निकलते हैं वो हो जाते हैं ब्रिलियंट। देखो ब्रिलियंट जैसा कोई जन्म से और कुछ ऐसा कुछ होता नहीं। जीवन के प्रति नजरिया होता है, पढ़ने के प्रति नजरिया होता है, आपका दृष्टिकोण होता है। आपका दृष्टिकोण सॉल्यूशन करने लायक है कि नहीं है, आप सॉल्व करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। प्रॉब्लम को यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर लें, सॉल्व हो जाएगी। अब नहीं करना चाहते, हमारे ढेरों स्टूडेंट हैं जो हमको आके वापस फीडबैक देते हैं कि सर आईएएस तो मैं नहीं बन पाया लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, और बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत सक्सेसफुल पर्सन हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इस बात की कतई वो नहीं है कि मैं आईएएस नहीं बन पाया, किन्हीं कारणों से नहीं बन पाया मैं, लेकिन मुझे डर नहीं लगता, मुझे किसी भी चीज में दिक्कत नहीं आती है, मैं हर समय ताकतवर महसूस करता हूँ। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। आप जीवन की अपनी सारी समस्याएं ठीक कर लेते हो, आपको सब कुछ समझ में आता है, आप अपनी जगह बना लेते हो, जहां जाते हो वहां रास्ता बना लेते हो, जगह बैठने की जगह तैयार कर लेते हो, तो बहुत बड़ी कमाल की चीज हो जाती है ना। तो आप इतने पावरफुल पर्सन बन सकते हैं, बस आप करते जाइए। लेकिन होमवर्क कैसे करना है, क्या करना है, तो पहले जैसे अनसीन के बारे में मैं बताता रहता हूं कि कई लोग पहले अनसीन पढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस पढ़ते हैं, और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद उनको लगता है कि अनसीन एक बार और पढ़ना चाहिए क्योंकि ये जो प्रश्न पूछ रहा है उस तरीके से तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो फिर अनसीन फिर पढ़ने जाते हैं, तो डबल टाइम। अगर पहले क्वेश्चन पढ़ लिए होते तो अनसीन ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते। ठीक वैसा ही आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने के बाद आपको लगेगा यूपीएससी पूछता कैसे, तो फिर आप पढ़ने का समय में अटेंशन रखेंगे उस टाइप से। तो कई लोग टेस्ट, हमारे यहाँ रीति रिवाज है मध्य प्रदेश में खास करके, कि जिस चैप्टर को पढ़ लेंगे उसका टेस्ट देंगे ताकि मार्क्स अच्छे आए। कम मार्क्स में उसको बहुत बुरा लगता है, उसको लगता है कि 100 में से 60-70 तो आना ही चाहिए। अगर 30-35 आते हैं तो इसका मतलब है कि मेरा मोरल डाउन हो जाएगा और घर वाले क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, इसलिए मैं टेस्ट नहीं दूंगा। मैं कब टेस्ट दूंगा, जब 70 आने लायक हो जाएंगे तब टेस्ट दूंगा। तो जब वो 70 आने लायक वो कभी बनता ही नहीं है क्योंकि आप जब तक टेस्ट नहीं दोगे तो पढ़ना क्या है ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले अनसॉल्व पेपर देखो जाके, जो नए बच्चे हैं अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, अनसॉल्व पेपर देखो, और अनसॉल्व को देकर के टेस्ट की तरह दो उसको कि हम कितना ला सकते हैं इसमें। फिर आपको लगेगा कि सिलेक्शन तो 60 ठीक करने पे होता है और मेरा तो अभी जो है मुश्किल से 20 या 25 ही ठीक हो रहा है, तो ये तो बहुत दूरी है। चलो ठीक है, बहुत दूर है आप 60 से, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि प्रश्न कैसा आया था। फिर जब आप पढ़ने जाओगे तो आपका अटेंशन रहेगा कि अच्छा ये वाली बारीक चीज है लेकिन ये वाला प्रश्न के तौर पे आया था। जब आप पढ़ोगे तब वो प्रश्न याद आएंगे कि ये तो पूछता है वो, ये मुझे छोड़ना नहीं, इसको मुझे ध्यान से देखना है। फिर उसके जैसी जो दूसरी चीजें हैं पैरेलल में, जैसे वो हर बार ट्रिब्यूटरी पूछता है, ट्रिब्यूटरी के ऊपर 1 या 2 प्रश्न हर साल होते हैं, नदियों की सहायक नदियां। तो जब आप किसी भी रिवर का ओरिजिन पढ़ोगे और उसको कहाँ जाकर के वो मिल रही है वो पढ़ोगे, तो आप उसके किनारे जो शहर हैं वो पढ़ रहे हो कि नहीं, आप उसकी लंबाई कितनी है ये पढ़ रहे हो कि नहीं। फिर किसी बार रहेगा कि इसमें लेफ्ट साइड से कौन मिल रहा है, राइट साइड से कौन मिल रहा है, ये चीजें आप देख रहे हो कि नहीं। फिर आप देखोगे उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स कितने हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, डैम है, ये है। फिर उसका किसी नेशनल पार्क से कांटेक्ट हो रहा है क्या, बीच में कोई नेशनल पार्क आता है क्या, नदी जो है नेशनल पार्क के बीच में से निकलती है, सेंचुरी के बीच में से निकलती है, ऐसा कुछ है क्या पिछले साल कोई डिस्प्यूट हुआ था उस नदी में, कुछ लोग डूब गए थे, या कोई एक वहां पर पिलग्रिमेज होता है, वहां पर कुछ लोग यात्री के तौर पे जाते हैं तो वहां पानी में डूब के मर जाते हैं, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था क्या कोई एक्सीडेंट, रिवर का एक्सीडेंट हुआ था, या वहां पर टूरिज्म के साथ साथ कुछ ऐसा गेम्स या स्पोर्ट्स वाली कुछ इवेंट्स होते हैं क्या, राफ्टिंग होती है क्या, या ऐसी कुछ चीजें होती है क्या। फिर वो आ जाएगा, फिर उसके साथ लगेगा कि अच्छा ये इंटरनेशनल अट्रैक्शन का कारण बना था, ये हुआ था, इस नदी का फलाना ये था वो था, 50 चीजें। उसमें कोई ऐसी डॉल्फिन है या ऐसा कोई मछली है जो बहुत प्रसिद्ध है, उस रिसर्च में काम आई थी और उसमें आर्टिकल छपा था और फलाना, पता नहीं किस कारण से रिवर से रिलेटेड कोई प्रश्न आएगा। लेकिन आप प्रश्न पढ़ोगे तो आपको स्टाइल समझ में आते जाएंगे, क्वेश्चंस के स्टाइल समझ में आते जाएंगे और उन स्टाइल्स को आप पकड़ते जाओगे।
पैरेलल में आपने अगर गोदावरी को पढ़ा है तो फिर आपको लगेगा कृष्णा पढ़ना जरूरी, फिर नर्मदा भी जरूरी लगेगी, फिर ब्रह्मपुत्र भी जरूरी लगेगी, और फिर लगेगा कि ये वाले पॉइंट्स जो मैंने इसमें कवर किए हैं ये क्या मैं यहाँ कर सकता हूँ। जब आप उन पॉइंट्स को वहां कवर करने जाएंगे तो फिर वो रिवर्स वाला जो चैप्टर है वो फिर एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न जो उस फील्ड से बनने वाले हैं वो आपके कभी गलत ही नहीं होंगे, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आप स्टाइल चूक जाओगे, मिस कर जाओगे। स्टाइल मिस कर गया तो फिर आपका एग्जाम में आपको क्वेश्चन नया नया लगेगा, आपको लगेगा कि फेमिलियर नहीं रहोगे आप, और फिर गलती करोगे, तुक्का लगाओगे तो तुक्का भी नहीं बैठेगा। तुक्का भी उसी का बैठता है जिसको थोड़ा थोड़ा सराउंडिंग कुछ पता हो। कुछ भी नहीं पता है तो आप क्या तुक्का लगाओगे, फिर तो वो गलत ही है, फिर तो अटेम्प्ट करना भी गलत है। लेकिन आपको टोटली अगर 20 या 25 ही प्रश्न आते हैं तो अटेम्प्ट तो करना पड़ेंगे, क्योंकि सिलेक्शन तो होना नहीं इतने कम से, ठीक है। तो फिर आप गलतियां करोगे, फिर वही माइनस मार्किंग और फिर डिप्रेशन, क्योंकि आप तो बहुत दूर हो सफलता से, आप तो पहुंच ही नहीं पाते। तो ये इस वजह से आता है। सबसे पहले टेस्ट दो, क्वेश्चंस के नेचर को समझो, स्टाइल को समझो, और जो एजेंसी एग्जाम ले रही है उसकी मंशा क्या है, वो कैसे लोग चाहती है, उन चीजों को समझो, तो फिर आपको उसका। और मैंने आपको बता ही दिया कि हमेशा आप देरी महसूस करोगे, क्योंकि ऐसे बच्चे जो 10वीं में अगर 16 साल की उम्र में अगर 100 करोड़ जीत जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम तो बेवकूफ ही है, फिर इतने बड़े हो गए, अभी तक हमने क्या किया। उनके पिता की तो सारी चिंताएं दूर हो गई, उनको तो अब कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में, क्योंकि वो तो अपना करियर पूरा बना लिया उसने, बल्कि छोटे भाई बहन का भी बना लेता है। वो तो अब अपने पिता को भी पाल लेगा ना अमेरिका में, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, वो सिटीजनशिप उसको मिलेगी, ग्रीन कार्ड इनको मिलेगा, तो पिता को भी जमा लेगा। लेकिन ये विजन हमारे यहाँ के छोटे बच्चों में क्यों नहीं आता, इस टाइप से वो क्यों नहीं देख पाते, उनके क्वेश्चंस वैसे क्यों नहीं होते जैसे उसके थे। उसको तो सुविधाएं भी नहीं दी उनके फादर ने कुछ भी, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़े स्मार्टफोन नहीं है, वो उसका 7-8 हजार का कोई सैमसंग वाला फोन है। मेरा फोन 1.25 लाख का फोन है, उसको वो लेकर के कई बार वो देखता था कि कैसा फोन है, और कई बार साधारण परिस्थितियों में उसको रखा, जानबूझ करके अभाव में रखा, साधारण तरीके से रखा। आईएएस होते हुए भी उन्होंने नहीं दिया उसको कुछ भी उस तरह के, लेकिन पढ़ने के प्रति जिज्ञासा दी, ज्ञान के प्रति आकर्षण पैदा किया उसको। सुविधाएं नहीं थी, सुविधाओं से नहीं होता, ऐसा नहीं कि सुविधाएं देते हैं तो उससे बहुत कुछ हो जाता, उसके अंदर एक आकर्षण था, जिद थी। वो जिद हमारे अंदर क्यों नहीं डेवलप होती? थोड़ी सी देर में हमसे वो बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है, ऐसा आप लोग क्यों प्राप्त नहीं करना चाहते? आप लोगों के क्वेश्चन इतनी उम्र में भी वैसे क्वेश्चंस क्यों नहीं है? तो हम लोग उस ढांचे में हैं क्यों नहीं? हम उस टाइप से फ्यूचर के हिसाब से सोच पाते क्यों नहीं? इंटरनेशनल लेवल की जो सोच है वो हमारी क्यों नहीं है? विश्व की सबसे बड़ी बड़ी संस्थाएं जिस तरह से सोचती है उस तरह से हम क्यों नहीं सोच पाते? यही दिक्कत है। और इसी सोच को जो लोग नहीं जानते, वैसे जैसे हम लोग 20 साल पहले जिस नौकरी को छोड़ रहे थे तो हमारे साथ वाले उसके साहस ही नहीं कर पाते थे, हमको भला बुरा कहते थे और कई बार समझाते थे, यार तुम कमाल आदमी हो, पागल आदमी हो, इस नौकरी को छोड़। मैंने कहा भाई अगर मैं अपनी एनर्जी इसी नौकरी में लगाता रहूंगा तो मैं तो इतना ट्रेवल करता हूँ, अब ट्रेवल करके 1.5-2 घंटे में बस में चढ़ूंगा, फिर यहाँ पहुंचता हूँ, फिर 11-12 बजे मेरी नौकरी शुरू होती है, 5-6 बजे मैं फ्री होता हूँ, फिर बस में चढ़ता हूँ, 2 घंटे बाद मैं तो एग्जॉस्ट हो जाऊँ, मैं तो हालत खराब हो जाएगी, मेरा शरीर तो टूट जाएगा इसी में। और इस काम को मैं 20 साल 30 साल 40 साल तक करता रहूं, फिर बाद में एक शाल उड़ा दोगे आप और एक नारियल पकड़ा दोगे, बोले अब आप रिटायर हो गए। मतलब ये क्या तरीका हुआ? मुझे कौन जानता है इस दुनिया में, मेरा क्या अहमियत है, मैं क्यों आया था, मुझे क्या करना था? मुझे तो बहुत कुछ पढ़ना है, मुझे तो बहुत कुछ करना है, मेरा तो एक अलग टाइप का एम्पायर होना चाहिए, मेरा तो एक हमने खैर उस तरह का फिजिकल और खास करके हम मेटाफिजिकल में चले गए, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म से जुड़े होने के कारण हम उस तरह से विश्वास नहीं करते कि इकोनॉमी में बहुत आगे बढ़ना, तो हमने अपने आप को लिमिटेड रखा। लेकिन एक बेहतर जिंदगी, एक अच्छा जीवन यापन, अच्छे से हम लोग जिंदगी जी सकें, उस स्टैंडर्ड पे तो अपने आप को सेट किया है, वहां तो हमने एस्टेब्लिश किया है खुद को। लेकिन हमारे साथ ही आज भी जो हमारी पहली नौकरी थी वो 3300 रुपए वाली महीने की थी, और वो लोग अब जाकर के 40,000 रुपये पहुंचे, अब जाकर के 40,000 रुपये पहुंचे। और हम जो है आराम से 5 से 10 लाख रुपए एक महीने का वैसे ही कमा लेते हैं। अगर इकोनॉमी में भी देखो तो हम उनसे कई गुना आगे, 15 गुना 20 गुना आगे।
और अगर हमको अगर उस तरीके से देखो, नॉलेज के हिसाब से देखो, तो वो वहीं रह गए। हमने वो छोड़ी, उसके बाद कभी भी कोई भी नौकरी मिली कहीं, तो हम ये देखते थे, गुणा भाग करते थे कि इसमें गुंजाइश क्या है, इसमें फ्यूचर कहाँ, 20 साल बाद कहाँ बैठेंगे, 10 साल बाद कहाँ बैठेंगे, प्रमोशन भी होगा तो क्या हो जाएगा, हम कौन सी सिटी में रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कितना ऊंचा जाएंगे, कितने लोग हमको जानेंगे, हमारा काम क्या होगा। तो फ्यूचर के हिसाब से जब आप सोचते जाओगे तो आपको बहुत बचकाना लगेगा, आपको लगेगा तो वो क्या चीज है, मतलब फालतू काम में लगे हुए, और ये कुछ भी नहीं है। तो एक के बाद एक हमको लगा कि नॉर्थ ईस्ट में काम करेंगे, क्या मतलब है नॉर्थ ईस्ट में काम करेंगे, अभी क्यों करेंगे हम यहाँ काम, हमारी लैंग्वेज मैच नहीं कर रही, ये नहीं कर रहे, हम यहाँ फंसे पड़े हैं एक तरह से, क्या मतलब है, क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी, और क्या है, तो फिर करप्शन कर लो तो ज्यादा पैसा मिल जाएगा। पर आइए हम क्यों करें, हम अपना स्पान अपने एरिया में बढ़ाएंगे, अपने लोगों की सेवा करेंगे, अपने यहाँ के बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बढ़ाया हमने लगातार पिछले 25 सालों से, न जाने कितने स्टूडेंट को जोड़ा, आगे बढ़े। तो ये सोच के कारण आ पाता है। नहीं तो कई लोग हमसे पूछते हैं, सर आपने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, मैंने कहा ये फिर तुमको हमारे पास पढ़ना पड़ेगा उसके लिए 1 साल कम से कम, तब समझ में आएगा कि ये क्यों किया। क्योंकि अभी तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आना, हमारा जवाब भी सुन के आपको कुछ समझ में नहीं आना कि ये क्या जवाब है। उसके लिए 1 आध साल पढ़ो, नॉलेज गेन करो, नॉलेज गेन करने के बाद में जाकर के वो डेप्थ आएगी कि ये क्यों किया गया और ये क्यों करना चाहिए और ऐसा क्यों करना चाहिए, अदरवाइज तो आपको समझ में नहीं आना। तो वही चीज है, ये तो खैर हमने अपनी बात बताई, लेकिन आप लोगों को लगेगा कि आपने लेट शुरू किया, तैयारी और पहले शुरू करनी थी, और पहले बहुत जल्दी बहुत कुछ। और वो एक आर्यन शर्मा भी है उसमें एक लड़का, तो वो उसका तो कुछ खुद की कुछ कंपनियां हैं, 2 बड़ी कंपनियां हैं, करोड़ों डॉलर की, मिलियंस में उसका वो रेवेन्यू है, 16 साल के लड़के की करोड़ों डॉलर की कंपनियां। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कई बार तो हमको लगता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं फिर, मतलब 16-16 साल वाले बच्चे करोड़ों डॉलर कमा लेते हैं, तो ऐसा क्या है अपने, ऐसा क्या है इनके पास, उनके पास विजन है, फ्यूचर है। मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो, ये वो, और अब ये मेटावर्स और 3D प्रिंटिंग, और ये जितना भी टेक्निक्स हैं, इंडस्ट्री 4.0 जो आपको बताया था, ये फ्यूचर है, पूरा का पूरा यही सब होने वाला है, पूरी दुनिया इस तरफ भागने वाली है। 10 साल पहले कौन सोच सकता था कि हर आदमी फेसबुक पे अकाउंट बना लेगा, हर दूसरा आदमी तो बना ही लेगा कम से कम, अनपढ़ लोगों को छोड़ के। आज शायद ही कोई ग्रेजुएट हो या पढ़ा लिखा आदमी हो, 12वीं पास या 8वीं 10वीं पास आदमी हो जिसका फेसबुक पे अकाउंट ना हो, होता ही है लगभग, इंस्टा पे होता है, या फिर वो जीमेल तो यूज करता ही होगा, यानी जीमेल तो उसने बनाया ही होगा, यूट्यूब देखता होगा, और कई सारी चीजों में अब जब तक आप जीमेल पे अकाउंट ना बना लो तब तक आप बहुत सारी सर्विसेज एक्सेस ही नहीं कर सकते, तो आपको करना ही पड़ता है। तो ये सब चीजें 10 साल पहले किसी ने नहीं सोची थी, 15 साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकता था कि ये किसी दिन जाकर के मैंडेटरी जैसा हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि जिंदगी जीने के लिए फोन खरीदा है तो और आपको ये सब चीजें होनी चाहिए, नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर, आपका फोन सिर्फ एक डब्बा है, वही नोकिया का पुराना जो 2G वाला जो सिस्टम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप 3G में जाओगे, 4G में, 5G में जाओगे और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा जरूरत महसूस होगी। आपको लगता है कि आपका टीचर आपके घर पे आके पढ़ा रहा है, पूरी उसकी वही मेटावर्स हो जाएगा, 3D इमेज होगी, वो आपके हॉल में, ये जो हॉल है ये आपके घर के हॉल में आपको दिखेगा, और वो इमेज ऐसा लगेगा कि ये है, बस वो डेटा का फ्लो बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, और इंटरनेट सर्विस जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको 5G में दे रहा होगा। तो 5G आ जाने दीजिए, इसके साथ 5G आ जाने दीजिए, फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखिए, फिर आप मशीन लर्निंग को देखिए, फिर अपने कंप्यूटर को देखिए, फिर उनके सॉफ्टवेयर्स को देखिए कि वो कितना तेज गति से सीखते हैं चीजों को, आपकी आदतों को कितने अच्छे से अडॉप्ट करते हैं। तो क्या हम इस दिशा में, इस लेवल पे क्यों नहीं सोच पाते, हमारे सब्जेक्ट को उसके साथ क्यों नहीं जोड़ पाते। हम अगर लाइफ साइंस के लोग हैं तो हम क्यों नहीं, हम एनवायरमेंट साइंस में कुछ कर रहे हैं तो क्या हमारे एनवायरमेंटल साइंस वाली जो चीजें हैं वो वहां उसके साथ मैच करेंगे क्या, हम इस टाइप से कुछ जोड़ करके देख पाते हैं क्या डिफॉरेस्टेशन इतना ज्यादा हो रहा है, क्या उसके साथ जो मैपिंग होगी और रिमोट सेंसिंग होगी वो सब इन चीजों से जुड़ेंगी क्या एक डीएम के टेबल पर ये सब चीजें होंगी क्या एक डीएम के टेबल पर वो चीजें होंगी कि वहां पर वो पेड़ उगा ले मेटावर्स से, और अपनी टेबल पे पेड़ उगा करके अपने एसडीएम को और सबको बताए कि देखो तुम यहां से जाओगे, कुछ पेड़ हटाए, नदी दिखा दी, देखो ये देख रहे हो ना, ये नदी के किनारे यहां देख रहे हो ना तुम, तो प्रोजेक्ट को इस तरह से समझा रहा होगा, ऐसा लगेगा कि वो सारे पेड़, वो नदी उसके टेबल पे बह रही है,
और वो 3D फोकस से जो है वो प्रोजेक्टर से वो चल रहा होगा। तो क्या ये चीजें जो है इसके लिए डीएम तैयार है, आने वाला डीएम तैयार है? अगर आप उस टाइप से अभी से नहीं सोच सकते तो 20 साल बाद तो ये सब होना है, 10 साल बाद ये आपकी टेबल पे होगा अगर आप डीएम बन गए तो ऐसे घटिया डीएम को जिसको ये सब चीजें नहीं आती उसको डीएम कौन रखेगा? तो आपका यूपीएससी तो चेंज कर लेगा। जिस साल सरकार इन पॉलिसी को बनाएगी, जिस साल हमारी टेलीकॉम और आईटी पॉलिसी चेंज होगी, जिस साल आईटी पॉलिसी इन सब चीजों को अडॉप्ट करेगी, ऐसे बच्चों को फिर वो 100 करोड़ रुपए 10वीं में मिल जाते हैं, क्योंकि वो उस टाइप से सोचते हैं। हम नहीं सोचते, हमको नहीं मिल सकता। हमारे आसपास कितने हैं जो ऐसा सोचते होंगे? नहीं है। तो इसलिए जीनियस लोग इस तरफ से मिलते नहीं है, तो फिर वो जो मिलते हैं वो ले जाता है। हमारे कंट्री ने ऐसी कोई प्रोग्राम चलाया हुआ है कि हम ऐसे बच्चों को सर्च करेंगे टैलेंट को और उनको एकदम अडॉप्ट कर लेंगे और उनका सारा ठेका ले लेंगे और उनकी सारी समस्याएं अपनी समस्याएं बना लेंगे। उनको कहेंगे तुमको दूसरा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सोचो, तुम गवर्नमेंट ऑफ एमपी के लिए सोचो, हमारे लिए सोचो कि हम बेस्ट स्टेट कैसे बन सकते हैं, एमपी बेस्ट है। हमारा मुख्यमंत्री इस टाइप से सोचता है क्या? हमारा प्रधानमंत्री इस टाइप से सोचता है? यही तो फिर आईक्यू वाली बात आ जाती कि पढ़े लिखे लोगों को वहां होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोगों को वहां होना चाहिए, तब आप यूएस से आप कांटेक्ट वो कर पाओगे। फिर आप कहोगे विश्व गुरु बनेंगे, तो कैसे बन जाओगे? टेक्नोलॉजी में आपका फेसबुक नहीं है, गूगल आपका नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट आपका नहीं है। 10 रुपए की सीडी वो 10,000 रुपए में बेचता माइक्रोसॉफ्ट वाला, विंडोज वाली। आप सॉफ्टवेयर ओरिजिनल जेन्युइन ले मांगने जाओगे 10,000 रुपए लेगा। कितने की है? 10 रुपए में कॉपी हो जाती ना सीडी, तो कितने में राइट हो जाती? 10 रुपए में राइट हो जाए। मीडिया तो 10 रुपए का, तो 10 रुपए में 10,000 रुपए कमा रहा है, तो दुनिया की बेस्ट कंपनी हो गई वो। क्योंकि आपका कल ही की न्यूज है ना कि एप्पल डाउन हो गया, वो चिप की शॉर्टेज आई। मैंने आपको माइक्रो प्रोसेसर में जो चिप लगती है उसका बताया कि चिप शॉर्टेज है। चिप वो चूंकि वो एक ट्रेड वॉर का शिकार बन गई, तो चिप कम हुई तो आपका एप्पल ने अपना 1 करोड़ फोन घटा दिए कि मैं 1 करोड़ प्रोडक्शन कम करूंगा। 1 करोड़ प्रोडक्शन जैसे ही कम किया, प्रॉफिट नीचे चला गया, तो माइक्रोसॉफ्ट ऊपर चला गया। तो बेस्ट अर्निंग में वो चला गया सबसे ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि उसकी अर्निंग तो चालू है। जो भी व्यक्ति पीसी खरीदेगा, अपना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाएगा, 10,000 रुपया माइक्रोसॉफ्ट को देगा 10 रुपए की सीडी के बदले। उसको क्या प्रॉब्लम है? वो तो 10-10 रुपए में जारी करता जाता है। और की बनाना कि की जनरेशन क्या है? वो तो एक काल्पनिक की है, वो तो बन जाती है। करना क्या है? तो क्या इस प्रकार से हमारे यहाँ आइडिया नहीं आ सकता? अरे अधिकांश इंडियन ही है, सत्या नडेला है, आपके जो इंडिजिनाइजेशन हम नहीं कर रहे। एक चैप्टर है अभी आपका सिलेबस में, एक चीज है देशीकरण, इंडिजिनाइजेशन। तो हम इंडिजिनाइजेशन में कहाँ है? हमारा देशीकरण कितना हो रहा है? अरे हमारे साइंटिस्ट हैं, सुंदर पिचाई हमारा है, वही सत्या नडेला हमारा है, हमारे यहीं के पढ़े हुए बच्चे, हमारे यहीं के कॉलेज के IITN, कई लोग तो IITN भी नहीं है, सिंपल वाले हैं, IITN वाले भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है वो सब कर दिखाया। इसलिए हम आपको आगे से सोचना सिखाते हैं। कई बार मेरी क्लासेस में मैं जानबूझ के इस टाइप की चीजें नहीं बताता हूँ, क्योंकि बच्चे डिप्रेस हो जाएंगे, ये हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को और कंट्रोल करता हूँ। मतलब कि थोड़ा सा, कई बार टॉपिक भी नहीं होता ना वैसा, चूंकि अब हम साइंस एंड टेक पढ़ रहे हैं, और साइंस एंड टेक तो मैंने आपको बताया था कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी और ब्लीडिंग एज ऑफ साइंस, ठीक है? तो ये यहाँ रहना पड़ेगा, कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ब्लीडिंग एज ऑफ साइंस, यानी एकदम ब्लीडिंग एज पर, एकदम कटिंग एज पर, तब जाकर के आप गवर्नेंस को बेटर कर पाओगे, इस देश की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, मैपिंग कर पाओगे, डेटा कलेक्शन कर पाओगे, डेटा माइनिंग कर पाओगे, तब जाकर के कर पाएंगे। और सब डेटा का खेल। हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट ऐसी है कि अभी सेंसस के बारे में ही चिंतित नहीं है, प्रायोरिटी में है ही नहीं है। सेंसस कब होता है? 2019 में शुरू हो जाना था, लेकिन वो CAA NRC के आंदोलन में फंस गया, क्योंकि वो CAA NRC कराना चाहते थे, वो वहां डिले हुआ तो कोविड आ गया, 2021 हो गया है। आज भी अगर सेंसस प्रॉपर शुरू होगा तो 2022-23 फर्स्ट हाफ में जाकर के वो होगा कंप्लीट, तब जाके डेटा आएगा। तब आप जो बनाओगे पॉलिसी उस डेटा के हिसाब से, तो 7 साल के लिए बनेगी, 2030 तक के लिए। 2031 में तो फिर जनगणना करनी। 1971 के बाद पहला है ये, जब इतना डिले हो रहा है। साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, डेटा के प्रति टेंशन नहीं है, स्टेटिस्टिक्स के प्रति जो लगाव नेहरू का था, महल नौबीस को पकड़ के लाए थे वो।
पीसी महालनोबिस को उस जमाने में 1950 में अमेरिका पूरा का पूरा, ऑर्थर डप्लो का नाम सुना है ना आपने, अभिजीत बनर्जी की वाइफ है जिनको इकोनॉमी का पिछली बार नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमी में। स्टेटिस्टिक्स, ये सारे बच्चे, एलन मस्क का पूरा काम है वो स्टेटिस्टिक का डेटा, सांख्यिकी का डेटा उसके सामने होता है। मैं कितने लोगों को अंतरिक्ष में ले जा पाऊंगा, कितने लोगों को मून पे ले जा पाऊंगा, कितने लोगों को मार्स के लिए प्लान कर रहा हूँ, जनसंख्या कितनी है, पेइंग कैपेसिटी कितनी, परचेसिंग पावर कितनी है, ये कितनी है, वो कितनी है, इतना डेटा का गेम। आपको पास डेटा नहीं, आप इलाज कैसे करोगे, वैक्सीन कैसे बनाओगे, कितने लोगों को लगानी ये नहीं पता। कभी प्रधानमंत्री बोलते हैं 130 है, कभी बोलते हैं 138 है, कभी कोई 140 बोल जाता है, गृह मंत्री फिर कुछ और बोल जाता है। अरे भैया जनसंख्या कितनी है कुछ बताओ। जलेबी लेने जा रहे हो घर वालों के लिए तो कितने लोग हैं पता नहीं करोगे। समोसे लेने जा रहे हो, कितने समोसे लेके आने, तो पहले पता करोगे कि नहीं। बेसिक डेटा नहीं है हमारे पास, बहुत ही हवा में देश चल रहा है पता है आपको। अवैज्ञानिक तरीके से देश चलाया जा रहा है और पूरा कोविड मैनेजमेंट अवैज्ञानिक है। मैंने आपको कितनी बार बताया, इसलिए इन सब चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस है। 1950 में वो व्यक्ति जानता था नेहरू कि पीसी महालनोबिस की जरूरत है, इसलिए पीसी महालनोबिस का मॉडल आता है प्लानिंग कमीशन में। प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया, वो अकाउंटेबल था, बजट देता था। आपने नीति आयोग बनाया, वो केवल प्लानिंग करता है, प्रवचन देता है और ग्राफ बनाता है और रंगीन किताब छापता है मोटी सी ग्लेजिंग पेपर पे, चमकदार पेपर पे ग्राफ होते हैं और डिजाइन वजाइन होती है। और क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा उपदेश दे देता है। नीति आयोग क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है चीजों को, नहीं करता। नीति आयोग जो है वो अकाउंटेबल है, नहीं है। फंड देता है, नहीं है। पावर ही नहीं है, पावरलेस। प्लानिंग कमीशन क्यों जरूरी था, 5 साल का कमिटमेंट था, 5 साल में खर्चा करना है आपको, इस क्वार्टर में इतना करना है, पूरे साल में इतना करना है। टारगेट मिलते थे, टारगेट जब दिए जाते हैं तो काम होता है। विभाग को टारगेट देना पड़ता है, लोग टारगेट से बचते हैं। आपने सुना होगा कि बिहार पैसा खर्च नहीं कर पाया, यूपी पैसा खर्च नहीं कर पाया, कई बार सुना होता महाराष्ट्र पैसा खर्च नहीं कर पाया। कई राज्यों के बारे में खबरें आती है कि केंद्र सरकार ने दिया, पैसा खर्च नहीं कर पाया। तो ये कैसे तय करते हो कि पैसा खर्च नहीं कर पाया? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन 1 साल का टारगेट देता था और प्लानिंग कमीशन कहता था कि आपको खर्च करना है। मैंने खुद ने महसूस किया जब मैं कई सारे डिपार्टमेंट में रहा, और खास करके मैं एक एक्सपीरियंस याद है मुझे कॉलेज वाला, जब मैं प्रोफेसर था तब का एक्सपीरियंस मुझे याद है कि जब हम लोगों को डिपार्टमेंट वाइज बजट दिया गया तो कुछ लोगों ने मना कर दिया, जो सीनियर थे उन्होंने मना कर दिया। सबको 5-5 लाख दे रहे थे, 50 लाख कुछ था या 10 लाख था, 50 लाख था तो सबको 10-10 दे रहे थे। 5 डिपार्टमेंट, फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला, बॉटनी वाला, जूलॉजी वाला, तो 10-10 लाख जब दे रहे थे तो वो बोले मुझे 2 लाख चलेगा। एक बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस 10 में से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी आंखें चमक उठी, मैंने कहा इसको नहीं चाहिए, मतलब ये मुझे मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है मुझे दे दो। उसने कहा हाँ आप ले लो। तो मेरा 10 तो था ही, मेरे को 10 और मिल गया, फिर एक जगह से 8 और मिल गया, फिर ऐसे करके मैंने 30 लाख इकट्ठा कर लिया। तो मुझे ऐसा लगा मैंने बहुत कुछ जीत लिया, अब 30 लाख का सामान खरीदूंगा मैं और मेरा डिपार्टमेंट चमक जाएगा, मेरे स्टूडेंट बहुत खुश हो जाएंगे। तो मेरे ऑफिस वाले बहुत नाराज हुए, बोले सर ये आपने क्या कर दिया। हमने कहा क्यों? बोले अब उन डिपार्टमेंट के जितने कर्मचारी वो सब आराम से रहेंगे, वो सब चाय पीने जाते हैं, 1.5 घंटे में आते हैं, वो कैंटीन में बैठे रहते हैं, वो आराम करते हैं। मैंने कहा तो तुम तो काम करोगे ना, क्योंकि ये सब खरीदना। बोले सर ये बहुत बेकार काम है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना था, अब ये अपने को काम करना पड़ेगा। मैंने कहा काम करना पड़ेगा तो काम करने के लिए तो है हम लोग, करेंगे काम। बोले सर आप क्या कर लोगे? सर हमको करना पड़ेगा, बहुत बेकार काम है ये। अब इन सब के ऑर्डर जारी करो, पहले तो क्या क्या खरीदना है उसका पता करो, फिर ऑर्डर जारी करो, फिर उनको इकट्ठा करो, फिर जब आ जाएगा तो ट्रक आ गया तो उसको खाली करवाओ। तो वाकई में ट्रक आया तो आधी रात को आया तो आधी रात को ट्रक वाले ने फोन किया, तो मैंने उसको फोन किया, हमारे कर्मचारियों को फोन किया, हमने कहा जाके खाली करवाओ। अरे सर मतलब यही तो हम कह रहे थे आपको। आप फिर उसको स्टॉक मेंटेन करो, ये करो, फिर हर साल फिजिकल वेरिफिकेशन बढ़ जाएगा, फिर जगह, तो फिर बोले एक और मकान वो मिल जाएगा बिल्डिंग,
तो 2 बिल्डिंग हो जाएगी, तो फिर 2 बिल्डिंग में चपरासी नाराज हो गए, हम 2 बिल्डिंग में अब झाड़ू लगाएंगे। मतलब इतने ताले खरीदो, अब इतने ताले खोलो एक साथ सुबह में, फिर इतना बंद करो। बात समझ में आ रहा है? प्लानिंग कमीशन मतलब कमिटमेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड। बहुत खतरनाक चीज थी वो, और आपने सब हटा दी, हवा में, सब आराम में, हवा में है पूरा। विकास क्या हो रहा बोले करेंगे। रेल बजट अकाउंटेबल था, मर्ज कर दिया आम बजट में, अकाउंटेबिलिटी खत्म। जब भी रेल बजट आता था 75 नई ट्रेनें चलेंगी, 150 नई ट्रेनें चलेंगी, रेल का डबल हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। रेल बजट के दिन बहुत सारी घोषणाएं होती थी, आखिर आउटकम तो कम आता था। हम ये नहीं कह रहे कि जो घोषणाएं हो जाती वो सारी पूरी हो जाती, लेकिन अकाउंटेबिलिटी बनती थी, लोग पहुंच जाते थे, सांसद पहुंच जाते। सर आपने कहा था हमारे एरिया से ये ट्रेन गुजरेगी और एक नई ट्रेन चलेगी इधर, कहाँ है? रेल मंत्री से पूछता था सांसद जा करके। हमारे लोग जान खा रहे हैं कि हमने अखबार में पढ़ा था यहाँ एक नई ट्रेन चलने वाली है। अब आम बजट में 2022 तक ऐसा ऐसा कर देंगे, 2024 तक ऐसा ऐसा हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? कौन सी नई ट्रेन है, कौन सा मार्ग का दोहरीकरण है? अपनी इच्छा हुई तो कर दिया, नहीं तो नहीं किया, मतलब हवा में है पूरा, कुछ भी नहीं है। आपने देखा, मैंने एक एग्जांपल दिया, काम होता है तो इसीलिए किसी राज्य को बजट देते हैं, खर्च नहीं होता। बात समझ में आ गई? बजट दिया सड़क के लिए, अरे सड़क के लिए इंजीनियर चाहिए, ठेकेदार चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदने वाले चाहिए, मजदूर चाहिए, ग्राउंड लेवल पे वर्क होगा तब पैसा खर्च होगा ना, तो सड़क तो बनेगी। तो बजट वापस करते हैं, जैसे उन लोगों ने किया, हमारे साथ वालों ने, नहीं हमको नहीं चाहिए। तो कुछ कुछ राज्य खर्च करेंगे, और जो राज्य खर्च करेंगे वो राज्य चमचमाता हुआ रहेगा, वहां इंडस्ट्री भी अच्छी रहेगी, वहां सड़कें भी अच्छी रहेंगी, वहां के प्रोजेक्ट्स भी सब चलेंगे, वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, वो इकोनॉमी में सबसे ऊपर चला जाएगा, तो रेवेन्यू में भी ऊपर जाएगा, तो टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा आएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको मुखर्जी फार्मूला, गाडगिल फार्मूला या जीएसटी के हिसाब से ज्यादा रेम्यूनरेशन भी देगी, ज्यादा मुआवजे होंगे, ज्यादा से ज्यादा उसको अनुदान मिलेंगे, ग्रांट्स मिलेंगी, तो वहां यूनिवर्सिटीज खुलेंगी, फिर उनके बच्चे पढ़ेंगे। तो इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में सारी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उधर ही खत्म हो जाती है, इधर नॉर्थ का नंबर ही नहीं आता। तो बाद में पता चलेगा कि वो रेवेन्यू शेयर भी ज्यादा है, टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा है, और वित्त आयोग जो डिस्ट्रीब्यूट करता है उसमें भी वो सबसे आगे हैं। और बाद में पता चलेगा कि वो जो प्लानिंग कमीशन के तहत जो बजट खर्च करना था उसमें वो सबसे आगे रहते थे। बात समझ में आ गई ना आपको? तो सीधा सा फंडा है ये। मैंने आपको एक ही साथ बहुत सारे चैप्टर घुमाने की कोशिश की है, लेकिन इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। इन सब अकाउंटेबिलिटी को, टाइम बाउंड जो टाइम लिमिट थी, उन सबको खत्म कर दिया गया। हवा में लॉन्ग टर्म, जो अपनी मर्जी होगी, जब जैसा जैसा करते जाएंगे, कंफर्ट जोन में एकदम। राष्ट्र पूरा अपना कंफर्ट जोन में, कोई जल्दी नहीं है आगे बढ़ने की, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब तक क्या करना है, सब कुछ। और रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। फोटो छापो, फोटो दिखाओ, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई नया टास्क नहीं, कोई टारगेट नहीं, जनता के लिए भी नहीं, एंटरप्रेन्योर के लिए भी नहीं, सर्विस वालों के लिए भी नहीं, नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी नहीं, और सरकार के लिए तो है ही नहीं। तो ये है, तो इसलिए हम आपको बोल रहे थे कि एक व्यक्ति उस समय में विजन रखता है 1950 में कि हमको इतने तो हैवी इंडस्ट्रीज खड़ी करनी है, हमको इतने डैम बनाने हैं, हमको इतना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करना है, इतना माल नोबिस ये डेटा देंगे तो उस आधार पे हम ये करेंगे। फिर उसके बाद लगा कि फूड में जो है तो फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके बाद आप ऑपरेशन फ्लड देखते हैं, उसके बाद आप एक के बाद एक चीजें देखते हैं, और वो चीजें हम करते जाते हैं। लेकिन हम किसी टेक्नोलॉजी के फर्स्ट हैंड यूजर भी नहीं है और प्रोवाइडर भी नहीं है, और मैन्युफैक्चरर तो बिल्कुल भी नहीं है। हम सेकंड हैंड कंज्यूमर हैं। हमारे यहाँ सेकंड हैंड टेक्नोलॉजी आती है, बल्कि थर्ड हैंड कई जगह तो। फर्स्ट हैंड टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, प्रोड्यूसर तो बिल्कुल भी नहीं है, और कंज्यूमर के मामले में भी सेकंड हैंड ही है। इसलिए हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। विश्व गुरु बनने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग में फर्स्ट हैंड जाना होगा, फर्स्ट हैंड नॉलेज आपके पास हो, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपके पास हो, फर्स्ट हैंड रिसर्च आपके यहाँ हो, R&D आपके यहाँ हो, फर्स्ट हैंड इंस्टीट्यूशन लाने पड़ेंगे आपको, ऑर्गेनाइजेशंस बनानी पड़ेंगी, फर्स्ट हैंड स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी। पहली बार दुनिया में जो स्कॉलरशिप कोई नहीं दे रहा वो आपके यहाँ आएंगी। आप टैलेंट हंट करोगे, आप टैलेंट को लेके आओ, टैलेंट सर्च करोगे। हमारे घटिया परीक्षा है,
रट रुटा के एग्जाम में से वो जो किताबें रहती हैं उनको गाइड वाइड को रट के टेलेंट सर्च वाला एग्जामिनेशन होता है NTSC वाला, उसको भी क्रॉस नहीं कर पाते बच्चे कई सारे। नया कुछ नहीं है, भविष्य के लिए प्लान कुछ भी नहीं है। लेकिन यूपीएससी बदलेगा, ध्यान रखिए, यूपीएससी के प्रश्न फ्यूचर वाले प्रश्न होते हैं, ब्यूरोक्रेट ऐसे नहीं आते। इसीलिए यूपीएससी हवा नहीं लगने देता किसी किसी को, पेपर के बारे में भी पता नहीं, बड़ा अनसर्टेन और अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो वो पेपर इसलिए हमको अनप्रेडिक्टेबल लगता है क्योंकि वो डिफरेंट है, डिफरेंट सोच वाले लोग लेना चाहता है। तो आप लोग अपनी सोच को बनाइए डिफरेंट, खुदिए उसमें सोचने की कोशिश कीजिए। वैसे भी जिंदा रह के क्या करेंगे इस तरह से? मान लीजिए 38 साल के हो गए, 40 साल के हो गए और नौकरी नहीं लगी, तो भी तो आप सर्च ही कर रहे होगे ना काम को, तो फिर ठीक से ही कर लो, अभी कर लो। अभी आप कौन सा नया काम कर रहे हैं, तो अपने आप को रिवाइव करो, अपने आप को तैयार करो उसके हिसाब से और कूद जाओ उस फील्ड में। आपको कौन सा नया नोबेल प्राइज लेने के लिए कहा जा रहा है? नोबेल प्राइज किसको मिला यही तो याद रखना है। आपको रिसर्च थोड़ी करनी है, आपको डीएनए को तोड़ के और खोल के थोड़ी देखना। डीएनए को तोड़ते हैं तो क्या दिखता है ना, वो याद रखना है आपको। अब उसको यूट्यूब से पढ़ो, चाहे गूगल से पढ़ो, चाहे हमारे नोट से पढ़ लो, चाहे हमारे लेक्चर में सुन लो, और या फिर और किताबें ढूंढ लाओ लाइब्रेरी से निकाल के उससे पढ़ लो। लेकिन आपको याद तो इतना ही रखना है जो किताबों में छप गया है, उसी में से तो यूपीएससी पूछ रहा है। बस ये है कि वो ओरिएंटेशन लेता है फ्यूचर के हिसाब से, कि आप इसको जोड़ करके फ्यूचर के हिसाब से सोच पाते ही नहीं। या पिछले 1 महीने में, 2 महीने में, 10 महीने में न्यूज में कुछ चल रहा था कि वो 20 साल आगे की सोच रहा है, वो आपको पता है कि नहीं? कम से कम जो सोच रहा है उसका पता है कि नहीं कि वो सोच रहा है ऐसा, क्योंकि उसका तो आर्टिकल छप चुका है मैगजीन में, वो तो अखबार में आ चुका है, न्यूज में आ गया है। अब आपका ध्यान गया कि नहीं उसके ऊपर, तो कम से कम ये तो कर लो। तो वो बहुत मिनिमम वाला नॉलेज ले रहा है आपसे, आपसे बिल्कुल एकदम ऑप्टिमम वाली बात नहीं की जा रही, मिनिमम की बात चल रही है कि इतना तो करोगे ना, ये तो बताओगे कि जो हो गया है उसका बता दो। फिर नोबेल प्राइज का नाम तो एमपीपीएससी वाला पूछ लेगा कि नोबेल प्राइज किसको मिला। बोले हम ये नहीं पूछेंगे, हम ये पूछेंगे कि नोबेल प्राइज को क्यों मिला, ऐसा क्या खोजा उसने। फिजिक्स का नोबेल प्राइज दे रहे हैं तो आखिर उसने ऐसा क्या फिजिक्स में खोजा? तो हमेशा फिलेंथ्रोपी वाला होगा, हमेशा वेलफेयरिस्टिक कोई न कोई इकोनॉमी वाला होगा, यानी कोई न कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा फिजिक्स का, ऐसा कोई सिद्धांत होगा जो मनुष्य के जीवन को सुगम बनाए, आसान बनाए, मनुष्य के लिए फैसिलिटेशन तैयार करे, हमारी जिंदगी को आसान बनाए। तो ऐसा क्या हो सकता है? केमिस्ट्री में ऐसा क्या केमिकल आ गया जिससे हमारी जिंदगी आसान हो गई, या हमारा इलाज आसान हो गया, या मेडिसिन बनना आसान हो गई? फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में यही रहेगा। साहित्य में आखिर किसने ऐसा क्या लिख दिया तो उसको साहित्य का नोबेल मिलेगा। शांति के नोबेल में आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि विश्व में शांति आ गई, ये हो गया। इकोनॉमिक्स में ऐसा कौन सा सिद्धांत दे दिया जिससे कि लोगों को खरीदने की इच्छा हो गई, या मार्केट चल निकला, या इकोनॉमी में ये चेंज आ गया, लोग बजट बनाना सीख गए या बचत करना सीख गए। कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जिससे उसका इकोनॉमिक बिहेवियर पता चलता है, वो आपको इकोनॉमिक्स का। तो मैंने आपको सारा बता दिया। तो ये पढ़ने का तरीका होना चाहिए। मैंने जो पूरा अभी जो लेक्चर दिया ना, इसमें आपका निर्माण होता है, माइंडसेट बनता है। अब इसमें कहोगे आपकी ऐसे डायरेक्ट तो आपने कुछ बताया नहीं कि करना क्या है। ये दरअसल सबसे पहले तो आपको सोचना सीखना पड़ेगा कि आप जिस परीक्षा के लिए आए हैं, ये अभी तक जो आप पढ़ते आए हैं वो परीक्षा नहीं है। अभी तक जो पढ़ते आए हैं वो ये है कि लाइब्रेरी से किताब इशू कराओ या मार्केट से। सबसे पहले तो किताब पूछते हैं, सर इसकी गाइड किताब क्या है। मार्केट में वो किताब मिलती है, उसको या तो हम खरीदते हैं या फिर लाइब्रेरी से इशू कराते हैं, फिर उसको पढ़ने बैठते हैं। फिर हम ये मान के चलते हैं कि ये जो पढ़ा है इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। जरूरी है कि उसी में से पूछे जाए, तभी तो हम उत्तर लिख पाएंगे, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है। उससे इधर उधर आ जाता है तो उसको हम आउट ऑफ सिलेबस बोलते हैं। और फिर वो बोलते हैं इस बार पेपर बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस है, और ये सब थोड़ी करते हैं, और ये तो किताब में से है नहीं। तो ऐसी हमारी जिंदगी रही है अभी तक की, और हमारा एजुकेशन पैटर्न इंडिया का यही है। ये उसको ब्रेक करता है। आपका सिलेबस पहुंच जाता है न्यूज़पेपर में, आपका सिलेबस पहुंच जाता है टीवी की न्यूज में, डिबेट में, आपका सिलेबस पहुंच जाता है इंटरनेशनल जो न्यूज बनी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो बिल्कुल हिला के रख देती हैं, मस्तिष्क को झंझोड़ देती हैं। वो किताबों में नहीं मिलता, मजबूर करता है। अफगानिस्तान की
जो शांति है, वहां का जो आतंकवाद है, शांति भंग हुई और जो आतंकवाद आया, वो आपका सिलेबस बन जाता है। फिर अमेरिका की जो लीडरशिप है उस पर जो सवाल उठते हैं वो आपका सिलेबस बन जाता है। फिर चीन की जो मोनोपोली है कई मामलों में, वो क्यों है, और वहां ऐसी क्या पॉलिटिक्स है, वो ऐसा आर्थिक क्षेत्र में ऐसा क्या करता है, वो आपका सिलेबस बन जाता है। तो फिर दुनिया में शक्ति संतुलन होगा कैसे, क्या महाशक्तियां टकराएंगी, तो फिर क्वाड बना है, ये बना है, वो बना है, फिर ये संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी सिलेबस का हिस्सा हो जाता है। तो आपका सिलेबस किताबों से निकल करके समाज में पहुंच जाता है। फिर समाज में आप देख रहे थे कि मजदूर जो सड़कों पे जा रहे थे या मर रहे थे, या लोग इतने तमाम मर रहे थे, तो फिर दवाई, वैक्सीन, हॉस्पिटल, ये प्लाज्मा थेरेपी, ये वो जितनी भी न्यूज थी जो आपने पिछले दिनों देखी और जो हम लोगों ने झेला, वो सब आपका सिलेबस बन जाता है। तो धीरे 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 आपका सिलेबस जो है व्याप्त हो जाता है हर चीज में। और फिर पॉलिटिक्स भी, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्यूमेंट है उसके आसपास हमारी पॉलिटिक्स है क्या, तो इसलिए 60% सिलेबस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन को व्यवहार में कैसे लाते हैं, तो पॉलिटी बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस उसका एप्लीकेशन दोनों मिला के होता है पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का मतलब हो गया कॉन्स्टिट्यूशन प्लस एप्लीकेशन एंड देयर एप्लीकेशन, यानी उसको व्यवहार में कैसे लाते हैं, किन संस्थाओं के माध्यम से लाते हैं, किन लोगों के माध्यम से लाते हैं, कौन सी पॉलिसीज के माध्यम से लाते हैं, कौन कौन से ऐसे टूल्स होते हैं, कौन कौन सी ऐसी कमिटीज होती हैं, या उसकी मूल भावना क्या है, वो क्या कहना चाहता है संविधान। तो दुनिया भर के संविधानों से उसका वो कितना डिफरेंट है, कितना हमने दूसरी जगहों से बोरो किया है, कारण क्या है, और वो यहाँ आकर के सस्टेन कर पाया कि नहीं कर पाया, तो फिर अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। और ये पूरा जब हम करते हैं तो वो आपका पॉलिटी हो जाता है, और वो उससे सवाल आते हैं। तो दरअसल क्या होता है कि हम लोग जब एमए पॉलिटिकल साइंस करते हैं तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग सेक्शन होता है, कंपैरिजन अलग सेक्शन होता है, और फिर वो जो पॉलिटी वाला पार्ट है वो पूरा डिफरेंट होता है। कुछ लोग पवेड को जोड़ देते हैं उसमें। लेकिन जब आप सिविल सर्विसेज में आते हो तो यहाँ आपका कॉन्स्टिट्यूशन चलता हुआ होता है, जीवित होता है। एक डॉगी को पालना और एक डॉगी की लकड़ी की आकृति को अपने घर में रखना, डाइनिंग उस पे टेबल पे, आपके ड्राइंग रूम में एक लकड़ी का कुत्ता बना हुआ है और वो रखा हुआ है, वो आवाज नहीं करता। आपकी जो एजुकेशन है, एमए होता है या बीए होता है या एमएससी बीएससी, वो उस लकड़ी के कुत्ते जैसा है जिसको खाना देने की जरूरत नहीं है, बस उसको आप डॉग कह सकते हो। आप नकार नहीं सकते कि वो डॉग है कि नहीं है डॉग, क्योंकि वो आकृति है डॉग की, वो फिगर है, वो है डॉग का ही है। लेकिन उसको आपको घुमाने नहीं ले जाना पड़ता, उसको कुछ डालना नहीं पड़ता, उसके लिए अस्पताल नहीं ले जाते आप उसको नहलाते नहीं हो, उसकी केयर नहीं करते हो, बस दिवाली पे सफाई करते हो। ठीक है, तो आपकी जो अभी तक की पढ़ाई है वो आकृति जैसी है, वो उस मूर्ति जैसा है। और जो सिविल सर्विसेज है उसमें आपको सही में डॉग पालना पड़ता है और उसकी केयर करना पड़ती है। तब आपको ये भी पता होता है कि वो क्या खाता है, तब आपको लगता है उसको बुखार भी आता है, उसका अस्पताल भी होता है, पेट शॉप होती है तो वहां उसका फूड अलग से मिलता है, उसके इंजेक्शन होते हैं, उसके बिस्किट अलग आते हैं, उसके हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है, उसके सैलून होते हैं। यहाँ भोपाल में आपने देखे सैलून है पेट के, वहां जाकर के आप उसका हेयर कट करवाते हैं, उसका पूरा ब्यूटी पार्लर है उसका। हाँ, तो ये हो जाता है सिविल सर्विसेज की तैयारी। इसलिए अभी तक की आपकी पढ़ाई और ये पढ़ाई में बहुत डिफरेंट, बहुत ये चीजें हैं। और आने वाले समय में पेट का क्या भविष्य होगा और वो होगा, वो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे बच्चे जो जीनियस होते हैं वो फिर 20 साल बाद की सोचते हैं, क्या उस समय में पेट होंगे या मेटावर्स से काम हो जाएगा, एक 3D इमेज आएगी और वो ऐसा लगेगा हमारे साथ हमेशा है, तो उससे काम हो जाएगा क्या? क्या मिक्स्ड रियलिटी से काम चला लेंगे हम लोग कि मिक्स्ड रियलिटी में हम उसको देखेंगे, या फिर कंप्यूटर को इस तरह से 3D इमेज और ये सब होगी तो क्या 3D प्रिंट हो सकता है, एक आकृति खिलौना, हाँ 3D प्रिंटिंग हो जाएगी, खिलौने की 3D प्रिंटिंग हो जाएगी, जिस भी खिलौने को आप ऑर्डर करना चाहोगे। तो उस टाइप से जब आप सोचने लग जाओगे तो फ्यूचरिस्टिक टाइप का हो जाएगा, तो फिर वो यूपीएससी हो जाएगा। आगे समझिए, तो बहुत, तो एमपीपीएससी क्या है कि उस
एमपीपीएससी वाले पेपर बनाने वाले ये नहीं तय कर पाते हैं कि कुत्ता जो है ये लकड़ी वाला बनाना है, तो वो कभी कभी उस टाइप का सवाल पूछ जाते हैं, फिर कभी वो कुत्ता पालने जैसा पूछ जाते हैं, फिर बाद में कभी वो 3D वाला भी वहां तक भी पहुंच जाता है। उसकी कोई सीमा नहीं है एमपीपी, इसलिए उसका भी बिल्कुल बेकार सा पेपर आता है, उसको प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, उसका भी प्रेडिक्ट नहीं होता। जैसे हम बोल रहे हैं अनप्रेडिक्टेबल इसका होता है, यूपीएससी का, एमपीपीएससी का भी नहीं होता, इसलिए आपको बेकार सा पेपर लग रहा है इन दिनों में। आपको लग रहा है एमपीपीएससी मतलब पूछना क्या चाहता है भाई, करना क्या चाहते हो भाई। यूपीएससी का कंफर्म है कि वो लकड़ी वाला कभी नहीं पूछेगा लेकिन एमपीपीएससी वाला मतलब तीनों में कंफ्यूज है और वो कुछ भी पूछ डालता है। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको बहुत अच्छा, इससे आप एग्जाम को समझ पाओगे कि एग्जाम क्या है और इसकी तैयारी कैसे करनी है, फ्यूचर कैसे बनाना, हमारा भी और कुत्ते का भी ठीक है तो चलो, तो मुझे लगता है आपको कुछ डिफरेंट है थोड़ा सा जो लेक्चर है, मैं उस टाइप से नहीं दे पाया। कल देखेंगे हम लोग क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और उसकी कुछ बात करेंगे और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करें। बाकी मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो आपको बता रहा था वो सब होमवर्क करिए, कल होमवर्क भी देंगे सप्ताह भर का। चलिए शांति पाठ। ओम देव शांति।